हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक है बुद्धि। क्या है टॉपिक हम लोग का आज का? बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटेलिजेंस होता क्या है। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः कहाँ पे होता है? प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। यानी कि बुद्धि शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। आगे हम लोग का पॉइंट है, बुद्धि हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यानी कि बुद्धि के द्वारा ही हम क्या करते हैं? अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, या फिर किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो हमें किसी की जरूरत पड़ती है? हमें बुद्धि की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम बुद्धि के माध्यम से ही क्या करते हैं? अपने सारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपने कामों को सही ढंग से कर पाते हैं, या फिर किसी के साथ बातचीत कर पाते हैं। तो क्या वहाँ पे हम लोग को किसी की जरूरत पड़ती है? तो वहाँ पे हम लोग को बुद्धि की जरूरत पड़ती है। यानी कि बिना बुद्धि के हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा दी है। तो हमने भी इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट को शामिल किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं L.M. टर्मन। कौन से मनोवैज्ञानिक? L.M. टर्मन ने बुद्धि के बारे में क्या बोला है? बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। यानी कि L.M. टर्मन जो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या बोला है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन से हैं? रायबर्न। रायबर्न मतलब बुद्धि के बारे में क्या बोले हैं? तो उन्होंने बोला है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यानी कि रायबर्न जिन्होंने मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने बुद्धि के बारे में क्या बोला है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए मतलब जागृत करती है, और बहुत सारी चीज़ों को क्या करती है? उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक कौन से है? थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या बोला है कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। थॉर्नडाइक ने बोला है कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है? वुडवर्थ। तो वुडवर्थ साहब ने बोले हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? किसी भी कार्य को करने की क्या है? एक विधि है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक वुड्रो ने क्या बोला है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यानी कि बुद्धि के द्वारा ही हम ज्ञान को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। तो ये थे आपके मनोवैज्ञानिक के राय, जिन्होंने बुद्धि पे अपना राय प्रकट किए थे। अब हम जानेंगे कि बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले उसमें है कौन सा बुद्धि? अमूर्त बुद्धि यानी कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। दूसरा आपका है सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। और तीसरा आपका है गामक या यांत्रिक बुद्धि यानी कि मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस। तो आपके बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। अब हम एक एक करके जानेंगे कि अमूर्त बुद्धि क्या होती है, सामाजिक बुद्धि क्या होती है, या फिर गामक या यांत्रिक बुद्धि क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमूर्त बुद्धि पे, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इस बुद्धि द्वारा सूक्ष्म भावों की जानकारी होती है। कवि, कौन कौन? कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि भावों को इसी बुद्धि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि कवि, साहित्यकार, चित्रकार जो होते हैं वो अमूर्त बुद्धि के द्वारा ही अपनी क्या करते हैं? अपने मतलब अपनी बातों को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार की बुद्धि में शब्द, अंक एवं प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया जाता है। यानी कि अमूर्त बुद्धि में शब्द, अंक एवं प्रतीकों का प्रयोग क्या होता है? ज़्यादा होता है। यह पठन की सीखने की प्रक्रिया है। यह क्या है? पठन की सीखने की प्रक्रिया भी है। उन समस्याओं को हल करने की भी प्रक्रिया है। यानी कि जो पठन के दौरान जो भी समस्याएं आती है उसको समाधान करने के लिए क्या है? हमको अमूर्त चिंतन करना पड़ेगा, यानी कि अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे इसमें है कि जिनमें शब्द एवं प्रतीकों यानी कि सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए शब्द एवं प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कला अमूर्त या मौखिक बुद्धि की देन है। यानी कि जैसे भी हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे सिंबल को देखते हैं, फिर उसके बारे में हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत होता है? अमूर्त बुद्धि के द्वारा ही होता है। विद्यालय में पठन, गणित, भूगोल, इतिहास एवं ऐसे ही विषयों में सफलता के लिए अमूर्त बुद्धि का विकास किया जाना क्या है? आवश्यक है। यानी कि
विद्यालय में पठन, गणित, भूगोल, इतिहास एवं ऐसे ही विषयों में सफलता के लिए अमूर्त बुद्धि का विकास किया जाना क्या है, आवश्यक है। यानी कि गणित में हमको क्या करना पड़ता है, अमूर्त चिंतन, अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, खुद ब खुद सोचना पड़ता है और फिर उसका समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो हमको कौन सी बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, अमूर्त बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। नई योजना, नया आविष्कार तथा नया चिंतन इसी बुद्धि के सहारे होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का सेकंड पॉइंट कौन सा है, सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। जो बुद्धि के प्रकार होते हैं उसमें दूसरा कौन सा है, सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को समाज के अनुकूल व्यवस्थित कर लेता है। यानी कि सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत क्या होता है, इंसान अपने आप को क्या करता है, उस समाज में क्या होता है, अडेप्ट हो जाता है और चीज़ों को क्या करता है, चीज़ों को जानना शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे समाज के अनुकूल क्या होता है, वो ढल जाता है। सामाजिक बुद्धि के कारण व्यक्ति दूसरों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर लेता है। यानी कि आप सामाजिक बुद्धि के द्वारा ही क्या करते हैं, दूसरों को क्या करते हैं, अपने आप क्या करते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने विचारों से क्या करते हैं, दूसरों को क्या कर सकते हैं, आप प्रभावित कर सकते हैं। आगे इसमें है, इस प्रकार का व्यक्ति प्रसन्न, यानी कि इस प्रकार जो सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं कैसे होते हैं, प्रसन्न होते हैं, यानी कि हमेशा हैप्पी दिखेंगे, आपको खुश दिखेंगे, मिलनसार होते हैं तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। यानी कि जो सामाजिक बुद्धि वाले लोग होते हैं कैसे होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमेशा मिलनसार होते हैं, दूसरे से क्या करते हैं, मिलते रहते हैं एक दूसरे से, फिर सामाजिक कार्यों में क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। यानी किसी भी सामाजिक कार्य में क्या करते हैं, वो भाग लेते हैं, अपनी सहभागिता को दिखाते हैं। सामाजिक बुद्धि के कारण ही व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करता है। सामाजिक बुद्धि के कारण ही व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक क्या करता है, जीवन को व्यतीत करता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। यानी कि जो सामाजिक बुद्धि वाले लोग होते हैं कैसे होते हैं, ज़्यादातर क्या नेता दिखाई देंगे या फिर कारोबारी या फिर व्यवसायी आपको दिखाई देंगे। वैसे क्या होते हैं, वैसे लोग क्या होते हैं, सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। वो ज़्यादा क्या करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के कल्याण के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड, यानी कि बुद्धि के प्रकार में जो तीसरा है वो कौन सा है, गामक या यांत्रिक बुद्धि, मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है कि यांत्रिक बुद्धि का तात्पर्य उस शक्ति या योग्यता से है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपनों को यंत्रों या भौतिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों के साथ क्या करता है, सुव्यवस्थित कर लेता है। जिन बालकों में शक्ति होती है, यानी कि जिन बालकों में यांत्रिक या फिर भौतिक पदार्थों को क्या करना, अपने अंदर लेने की जो क्षमता होती है, उससे क्या होता है, वो प्रेरित होता है और वह क्या करता है, वे अपने खिलौनों, घड़ी या साइकिल क्या करता है, बनाना चालू कर देता है। यानी कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को क्या देखा होगा कि अगर साइकिल थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो क्या करता है, खुद से बनाना वो चालू हो जाता है। अगर नहीं बना तो फिर किसके पास जाता है, फिर मिस्त्री के पास जाएगा, लेकिन उससे पहले खुद बनाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं गामक या यांत्रिक बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। वे खुद से पहले ठीक करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर क्या बनते हैं, कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर आदि बनते हैं। यांत्रिक बुद्धि वाले बालक खेलकूद तथा अन्य शारीरिक कार्यों में क्या करते हैं, कुशल होते हैं। यानी कि जो बच्चे के अंदर क्या होता है, मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस होता है, वे बच्चे कैसे होते हैं, वे बच्चे किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, पहले खुद से उसको बनाने का प्रयास करते हैं। अगर वो बनाने में सफल हो गए तो और अच्छी बात है, अगर सफल नहीं हुए तो क्या करते हैं, फिर अब जिसके यहाँ जाना हो मिस्त्री के यहाँ, फिर वहाँ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो खुद प्रयास करते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, शारीरिक रूप से या फिर शारीरिक कार्य से कैसे होते हैं, कुशल होते हैं। वे सब चीज़ को अपने से ठीक करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद ही अगर नहीं हुआ तो फिर किसी के यहाँ जाना वो उचित समझते हैं। अब हम जानेंगे बुद्धि के सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग का कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है, एक सत्तात्मक सिद्धांत, यानी कि यूनिफैक्टर या मोनार्की थ्योरी। दूसरा आपका है द्वितीय या द्विखंड का सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। तीसरा आपका है त्रिखंड सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। चौथा आपका है बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत, यानी कि मल्टीफैक्टर या फिर एनार्किक थ्योरी। पांचवा आपका है कैली थ्रस्टन का बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, यानी कि मल्टी मेंटल एबिलिटी थ्योरी। कौन सा है, मल्टी मेंटल एबिलिटी थ्योरी। छठा आपका है वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत, यानी कि ग्रुप फैक्टर या ओलिग्राफिक थ्योरी। सातवां आपका है क्रमिक महत्व का सिद्धांत, यानी कि हायरार्चिकल थ्योरी। आगे हम लोग का है आठवां कैटल का सिद्धांत। आठवां क्या है, कैटल का सिद्धांत, यानी कि कैटल्स थ्योरी। नौवां आपका है गिलफोर्ड का सम्मिलित सिद्धांत, यानी कि गिलफोर्ड थ्योरी यूनिफाइड। और लास्ट आपका कौन सा है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस।
तो आपके एग्जाम में ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे, लेकिन गिलफोर्ड का और गार्डनर का क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो इस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गार्डनर का जो बहुपदी सिद्धांत है उसमें क्या मतलब बताया गया है, या फिर जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया है, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि जो बुद्धिलब्धि स्तर होता है या फिर बुद्धिलब्धि का जो वितरण होता है कैसे कैसे किया गया है, यानी कि कितने बुद्धिलब्धि सीमाएं जो लिमिट की गई है कि कितने से कितने अगर होगी तो बच्चा कैसा होगा। तो सबसे पहले उसमें क्या है, यानी कि 130 से अधिक अगर किसी भी बच्चे का बुद्धिलब्धि सीमा है तो बच्चा कैसा है आपका, वो बच्चा आपका जीनियस है, यानी कि प्रतिभाशाली है। 121 से 130 के बीच में अगर किसी का बुद्धिलब्धि स्तर है तो बच्चा कैसा है, प्रखर बुद्धि वाला है। कैसा है, प्रखर बुद्धि वाला, यानी कि सुपीरियर है। फिर आपका है अगर एक बच्चा का 111 से 120 के बीच में अगर बुद्धिलब्धि स्तर है तो बच्चा कैसा है आपका, तीव्र बुद्धि वाला, यानी कि एबव एवरेज है। फिर आपका है अगर 91 से 110 के बीच में उसका बुद्धिलब्धि स्तर है तो बच्चा कैसा है, सामान्य बुद्धि वाला है। फिर आपका है 81 से अगर 90 के बीच में अगर किसी का बुद्धिलब्धि स्तर है तो बच्चा कैसा है, मंद बुद्धि वाला, यानी कि फीबल माइंडेड वाला है। फिर आपका है कि 71 से 80 के बीच में अगर कोई बच्चा का अगर बुद्धिलब्धि स्तर है तो बच्चा कैसा है, अल्प बुद्धि वाला, यानी कि डल है। और लास्ट आपका 71 से अगर कम है किसी बच्चा का बुद्धिलब्धि स्तर तो बच्चा कैसा है, जड़ बुद्धि वाला, यानी कि इडियट है। तो ये थे आपके बुद्धिलब्धि वितरण, यानी कैसे कैसे कितना कितना लिमिट रखा गया कि अगर इसके बीच में है तो बच्चा का मतलब किस प्रकार का उसका गुण होगा। तो ये था आपका आज का वीडियो। इस वीडियो में बात किया क्या, बुद्धि क्या होता है, फिर बुद्धि के प्रकार को जाने, फिर बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जाने कि कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत का जो मतलब जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वो एग्जाम में आने वाले हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर लास्ट में क्या जाने, बुद्धिलब्धि का वितरण जाने। तो ये था आपका आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।